हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 के चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया। हमें उन्हें याद करना है और उनके सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के बारे में समझना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये ड्रग सिंथेसिस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें इनकी केमिस्ट्री को समझना बहुत आवश्यक है और हमें इसे अच्छी तरह से अध्ययन करना भी चाहिए, क्योंकि आगे जाके यदि हम किसी भी रसायन शास्त्र के किसी भी लाइन में या ड्रग इंडस्ट्री में या मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में इसके बारे में हमें आना चाहिए। यहाँ प्रॉपर्टीज़ जब हम इनकी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं और ये बेंजीन की तरह एरोमेटिसिटी शो करते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हेट्रोएटम के रूप में यदि 5 मेंबर्ड रिंग में एक मेंबर हेट्रोएटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तो इन पर एक लोन पेयर उपस्थित है जो रेजोनेंस में अपना पार्टिसिपेशन देता है और इस तरह से ये 6 पाई सिस्टम बनाता है। तो 2 डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर 4 पाई सिस्टम होता है और एक लोन पेयर के कारण यहाँ पर 6 पाई सिस्टम होता है, जो कि एरोमेटिक इन कैरेक्टर, एरोमेटिक एक रिंग की तरह से ये यहाँ पर देता है। और हम देखते हैं कि बेंजीन की तरह से ही ये अनुनादी संरचनाएं देता है। इसकी अनुनादी संरचनाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। हेट्रोएटम्स यदि Z है तो किस प्रकार से यह लोन पेयर यहाँ पर अस्थानीकृत अवस्था में रहता है और हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो द्विध्रुवीय संरचनाएं या डाइपोलर इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनका यहाँ पर योगदान रहता है। तो जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में तो डाइपोलर स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हेट्रोएटम है तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डाइपोल बनते हैं और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डाइपोलर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेजोनेटिंग इनकी जो एनर्जी है उसकी तुलना हम बेंजीन से कर सकते हैं। बेंजीन बहुत अधिक स्टेबल है क्योंकि उसकी अनुनाद की ऊर्जा 144.4 किलो जूल्स पर मोल होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं थायोफीन भी एरोमेटिक है, पायरॉल भी एरोमेटिक है और फ्यूरेन भी, और इनके कंपैरेटिव अनुनादी स्ट्रक्चर के अनुसार इनकी अनुनाद की ऊर्जा होती है, रेजोनेटिंग एनर्जी होती है, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, और उसका जो क्रम होता है वो थायोफीन में सबसे अधिक एनर्जी है, रेजोनेटिंग एनर्जी, उसके बाद पायरॉल में और उसके बाद फ्यूरेन में। यह जो रिएक्शंस देते हैं ये भी अगर हम देखते हैं तो एरोमेटिसिटी को प्रूव करती हैं। यहाँ पर हमें एडिशनल रिएक्शंस नहीं मिलती हैं, यानी डबल बॉन्ड पर एडिशन की अभिक्रिया नहीं होती है आसानी से, बहुत कठिनाई से होती है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं ये तीनों ही कंपाउंड्स जो हैं। जैसे बेंजीन हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। और इसमें ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी क्योंकि इनके अनुनाद की जो ऊर्जा है वो बेंजीन से कम है, इसका मतलब बेंजीन से अधिक क्रियाशील होते हैं ये। और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है उसका ऑर्डर हम देखते हैं, पायरॉल सबसे अधिक रिएक्टिव है, उसके बाद फ्यूरेन, उसके बाद थायोफीन, और सबसे कम रिएक्टिव बेंजीन होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि थायोफीन बेंजीन की तुलना में 1000 गुना क्रियाशील है। इसका अर्थ ये है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं इनकी, उनको भी हम जो पोजीशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार की पोजीशंस हैं, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा। हेट्रोएटम के पास वाली जो पोजीशन है, एक साइड में अगर हम चलते हैं रिंग के नॉमेनक्लेचर में, तो हम जब उसका नंबरिंग करते हैं तो अगर हेट्रोएटम को हम 1 देते हैं तो उससे नेक्स्ट एक तरफ के एटम को 2, 3, 4, 5, तो हम देखते हैं अल्फ़ा पोजीशन जो है वो 2 और 5 होती है और बीटा पोजीशन 3 और 4 होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी जो है अभिक्रियाओं की वह 2nd और 5th पर होती है।
यानी इन यौगिकों की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें बनाना भी आना चाहिए, ये बताना भी आना चाहिए। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे इनको लिखकर तभी हमें आएगा। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमें बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है और इनका लॉजिक और इनके फैक्ट्स को भी हमको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 और 5 दोनों ही स्थितियों पर होता है, लेकिन अल्फा स्थिति पर अधिक होता है। तो इन जनरल हम ये 3-4 पॉइंट्स अगर हम याद रखते हैं कि हेटेरोएटम्स किसको कहते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, वो 5 मेंबर्ड में उसमें जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करता है एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी जो है इसमें बेंजीन से ये अधिक क्रियाशील होते हैं और सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें मिलता है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें जो हमें बात ध्यान रखनी है कि इसमें अगर पहले से ही कोई और ग्रुप उपस्थित है, जैसे नाइट्रो ग्रुप या SO3H या COOR, तो ये सभी -M इफ़ेक्ट बताते हैं और इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर लोन पेयर डोनर यानी डोनेट करने वाला, जैसे NH2, NR2, OH, OR जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले अगर ग्रुप्स इसके ऊपर ऐड होते हैं, समूह ऐड होते हैं, तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेटेरोएटम्स में कि हम उनकी रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी और फिर रिएक्शंस कौन सी हो रही हैं और किस पोजीशन पर हो रही हैं, इनको हम याद रखें और इनको हम ध्यान में रखते हुए इन जो हमें 7 यौगिक जिनके हमें स्टडी करनी है, जिनके स्ट्रक्चर्स हमने पहले देखे थे, उनके बारे में हम आगे इनका सिंथेसिस और इनकी रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे।